सो बच्चे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में कल हमने बात की थी कि 3 स्टेप्स होते हैं। 3 मेन प्रोसेसेस हैं जो एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो था वो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो बच्चे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ये मालफिजन कॉर्पसल में होता है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होगा इट occurs in malphigian corpuscle यानी कि बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस क्या है? हमारे पास बंच और नेटवर्क ऑफ पैरेलल कैपिलरीज है। ठीक है, जो कि हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब बच्चे हमारे पास इस मालफिजियन कॉर्पसल में ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड एंटर करता है, जिसमें फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, फिल्ट्रेशन होगी और वो फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और बोमेन्स मेम्ब्रेन के बीच में। अब बोमेन्स मेम्ब्रेन जो है वो भी पोडोसाइट्स से बनी हुई है एंड ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन रही है यानी कि फेनेस्ट्रे। ठीक है, अब बच्चे ये हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर ये कैपिलरी हुई। अब बच्चे जो चीज फिल्टर होके आनी है वो हमारे पास यहाँ पे कैपिलरी से यानी ग्लोमेरुलर वॉल से और बोमेन्स कैप्सूल की वॉल से फिल्टर होके आएगा। तो बच्चे हमारे पास ये बोमेन ग्लोमेरुलर यानी कि ग्लोमेरुलर और कैप्सुलर जो मेम्ब्रेन है उससे हमारे पास फिल्ट्रेट पास होता है। लेकिन फिल्ट्रेट के पास होने के लिए बीच में एक और मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के एपिथेलियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, तो उससे भी पास करना है चीजों को। ठीक है, तो बच्चे इस पूरे मेम्ब्रेन से हमारे पास चीजें फिल्टर होकर आ रही हैं और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करेंगी। लेकिन बच्चे जो हमारे पास फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर कर रहा है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो एंटर करेगा वो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और इसकी फिल्ट्रेशन होगी बेटा एक पर्टिकुलर प्रेशर में, एक पर्टिकुलर प्रेशर के अंडर। The filtration of this glomerular filtrate requires a particular pressure और उसे effective filtration pressure कहा जाता है। तो बच्चे हमारे पास this process requires a particular amount of pressure called as effective filtration pressure। उसे effective filtration pressure कहेंगे। अब बच्चे जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता है और नेगेटिव यानी कि रेजिस्टिंग प्रेशर भी हो सकता है। तो ओवरऑल प्रेशर क्या है हमारे पास? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, अब बच्चे ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो है क्या, इसमें कौन कौन से प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि ब्लड का प्रेशर भी होगा, ठीक है, उसमें और चीजें और ऑस्मोटिक प्रोटीन्स है जो उसके प्रेशर को रेजिस्ट भी करेंगी। बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो उसे रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास जो कि एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रही है ना। तो बच्चे उन्हीं के बारे में एक बार बात करते हैं। तो बच्चे दिस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर is contributed by some other factors, other filtration pressures or osmotic pressures। ठीक है, so बच्चे this effective filtration pressure includes
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, वो ओवरऑल प्रेशर जिसकी हेल्प से फिल्ट्रेशन होने वाला है, लेकिन ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि जीएफपी। अब बच्चे, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर वो प्रेशर है, जैसे आप ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हो, ठीक है, फिल्ट्रेशन और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कुछ भी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो इसे। तो बच्चे ये वो प्रेशर है जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है। अब ब्लड कैपिलरी से मूव कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना, कि जिस एस्पेक्ट से वो मूव करेगा, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलर रीजन, ग्लोमेरुलर रीजन में हमारे पास जो ब्लड का प्रेशर है वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है बेटा, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो बच्चे हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से भी रिलेट किया जाता है, और उसके बाद हमने बात की थी कि जो आर्टेरियोल एंटर करेगी, रेनल आर्टरी एंटर करेगी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, उसका डायमीटर बड़ा होगा एज कंपेयर टू रेनल वेन जो कि लीव कर रही है। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हमारे पास ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये डायमीटर बड़ा है रेनल आर्टरी का और ये छोटा है रेनल वेन का। तो बच्चे हमारे पास जितना ब्लड एक टाइम पे कैपिलरी में एंटर कर रहा है उससे बहुत कम ब्लड जो है वो एक बार में रिलीज होगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर यहाँ पे भी बिल्डअप होता है, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंस in diameter of renal artery and renal vein contributes to the pressure, वो भी contribute करेगा। अब बच्चे हमारे पास ये टोटल प्रेशर जो है यहाँ पे कितना हुआ उसके बारे में बात करती हूँ। हमारे पास ये टोटल प्रेशर जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज 60 mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर वो एक बार में कंट्रीब्यूट करता है। तो बच्चे जितना ज्यादा ब्लड का प्रेशर उतना ज्यादा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, जितना प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जितना प्रेशर बिल्डअप होगा उतना ही इफेक्टिव फिल्ट्रेशन यहाँ से होगा, ठीक है। बट बच्चे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर नहीं होते, हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रेशर हैं जो नेगेटिवली और रेजिस्टिवली काम कर रहा है। तो रेजिस्टिंग फंक्शन करने के लिए हमारे पास सेकेंड प्रेशर है दैट इज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूल क्या है यहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि अब इसके वाटर कंटेंट की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चे कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर है जो कि बोमेन्स कैप्सूल में हमारे पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बच्चे हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल में जो फ्लूइड और जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट रहता है वो अपोजिट फंक्शन करेगा, क्योंकि फिल्ट्रेट यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा तो फर्दर और फिल्ट्रेशन पॉजिटिवली हो पाएगी, नहीं हो पाएगी इफेक्टिवली, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे फ्लूइड है सफिशिएंट अमाउंट में, तो और फिल्टर होने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास
capsular hydrostatic pressure is contributed by filtrate present in Bowman's capsule. तभी तो capsular hydrostatic pressure है. बच्चे this filtrate in Bowman's capsule contributes 20 mm of Hg. और बच्चे ये प्रेशर को पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं कर रहा, नेगेटिवली कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ताकि फिल्ट्रेशन ना हो. ठीक है, उसे रोक रहा है, इनवर्स प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर. ठीक है, तो बच्चे इसीलिए ये फिल्ट्रेशन को रोकेगा, ये प्रमोट करेगा, ये रोकेगा. तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो इनका समेशन और डिडक्शन होगा कंप्लीटली. ठीक है, अब बच्चे एक और प्रेशर की बात करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. अब टर्म्स को जोड़ो यहाँ पे, BCOP, यानी कि ब्लड में जो कोलॉइडल प्रोटीन्स है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर. अब बच्चे ब्लड के जो कोलॉइडल प्रोटीन्स है उनका काम क्या है? कोलॉइडल प्रोटीन्स का काम है कि बच्चे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना. टिश्यू को सफिशिएंट अमाउंट की नीड हो सकती है, सफिशिएंट वाटर की नीड हो सकती है, लेकिन उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए भी सेम टाइम पे ब्लड में वाटर लेवल को मेंटेन करना इन्हीं प्रोटीन्स का काम है. हम एल्ब्यूमिन की बात करते हैं कि एल्ब्यूमिन जो है एक ऑस्मोटिक प्रोटीन है जो ब्लड में वाटर को रिटेन करके रखेगा, है ना. सारा वाटर जो है वो टिश्यूज में नहीं जाने देगा. तो बच्चे उस केस में अब सोचो बल्क ऑफ वाटर फिल्टर हो रहा है ब्लड में से, तो बच्चे ये कोलॉइडल प्रोटीन्स वाटर को ट्रैप करके रखेंगे, ये बोलेंगे कि हमारा वाटर है हम नहीं जाने दे रहे, है ना, क्योंकि उस ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, जैसा कोलॉइडल प्रोटीन्स कह रहे हैं. तो बच्चे तो कोलॉइडल प्रोटीन्स वो भी फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, एक नेगेटिव प्रेशर डालते हैं अपनी तरफ से ताकि फिल्ट्रेशन जो है उस दौरान सारा पानी जो है वो फिल्टर ना हो जाए. ऑल्दो वो वापस आएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारा एक बार में फिल्टर कर दे. तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, it is the osmotic pressure created in the blood by blood proteins. It is the osmotic pressure created by blood proteins in blood. तो मतलब ब्लड की तरफ से भी नेगेटिव प्रेशर आ सकता है और बोमेन्स कैप्सूल से ही. मुझे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ब्लड के कोलॉइडल प्रोटीन्स जिनका काम है ऑस्मोसिस मेंटेन करना, ऑस्मोटिक कंसेप्ट को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, वो वाटर को पकड़ के रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं ब्लड में, वो फिल्टर नहीं होने देते. ठीक है, तो ब्लड के अंदर ही वो पानी को पकड़ के रखेंगे ताकि सारा का सारा वाटर फिल्टर ना हो जाए. तो एक रेजिस्टिंग प्रेशर यानी कि एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर रहा है. ठीक है, तो ब्लड के कोलॉइडल प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड में से सारा वाटर फिल्टर नहीं होने देंगे, एक नेगेटिव प्रेशर डालेंगे ताकि फिल्ट्रेशन कम हो जाए. ठीक है, और ये कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट करते हैं? ये कंट्रीब्यूट करते हैं 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे एक डबल स्टोरी हाउस है, यानी कि मतलब काफी लंबी बिल्डिंग है. तो अब क्या कर रहे हो, आपको किसी सामान को खींचना है विंडो में से. ठीक है, आप बहुत जोर लगा रहे हैं, अपने नीचे से सामान के ऊपर रोप बांधा है, अब आप उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो. आपको सामान कहाँ लाना है? अपने रूम में, विंडो से लाना है. वैसे ही अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिल्ट्रेशन करनी है, और फिल्ट्रेशन को कहाँ पे करना है? वुमेन्स कैप्सूल तक लाना है फिल्ट्रेट को. हम वही कर रहे हैं, हम उसे खींच रहे हैं, है ना, खींच के ऊपर की तरफ ला रहे हैं. बट पीछे से कोई आपको धक्का दे रहा है कि नहीं हमें नहीं चाहिए ये सामान, पीछे से धक्का दे रहा है कि नहीं, आपको पुश किया आगे की तरफ,
आपका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव किया जा रहा है ना, आपको रेजिस्ट कर रहा है, आपको रेजिस्टिंग प्रेशर दिया जा रहा है पीछे की तरफ से, ताकि आप सामान जो है वो ना खींच पाओ प्रॉपरली। तो बच्चे आप जितना फोर्स लगा रहे थे वो नेट फोर्स जो है वो कम हो गया, ठीक है। अब 60 mm ऑफ Hg जो है, अब यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे। तो आप 60% फोर्स लगा रहे थे, तो किसी ने पीछे से आपको 10% और 20%, यहाँ पे बात करेंगे 20% जोर से पीछे से फोर्स किया, आगे की तरफ पुश किया, तो आपका 60 से क्या हो गया 40% फोर्स हो गया ना। अल्टीमेटली आप 40% फोर्स लगा पा रहे हो अपनी तरफ से, क्यों, पीछे से रेजिस्टिंग फोर्स आ रही है आपके लिए, राइट। अब बच्चे फिर भी आप 40% फोर्स के साथ खींचे जा रहे हो उसे। अब क्या हुआ, नीचे से क्या हुआ, कोई पर्सन और आया, उसने सामान को पकड़ लिया, नहीं ये मेरा सामान, मैं नहीं जाने दूंगा, है ना। उसने क्या किया, 30% फोर्स और कम कर दी, ठीक है। वो वहां से प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, नीचे से पकड़ लिया सामान को, छोड़ नहीं रहा। अब खींचने की कोशिश कर रहे हो, पीछे से भी प्रेशर आ रहा है, पीछे से भी फोर्स मिल रही है आपको, नेगेटिव फोर्स, और नीचे से भी प्रेशर मिल रहा है, और आप उसे सामान को खींच नहीं पा रहे हो, और आपका ओवरऑल फोर्स क्या होगी 10%, ठीक है। तो यही चीज हो रही है, पीछे से जो धक्का दे रहा था वो हमारे पास ये है, बोमेन्स कैप्सूल का फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल में होकर आना है, फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन्स कैप्सूल में आएगा। तो नीचे से जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा था, उसने पीछे से प्रेशर डाल दिया कि नहीं बहुत सफिशिएंट अमाउंट में और नहीं चाहिए हमें, और ऊपर से ब्लड के कोलॉइडल प्रोटीन्स वो बोल रहे हैं हमारा वाटर हम सफिशिएंटली नहीं जाने देंगे, वो भी एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, हम होल्ड करके रखेंगे। तो बच्चे ये सारे प्रेशर, ये तीनों प्रेशर जो है वो हमारे पास अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं इस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो तीनों से मिलकर होता है, कुछ पॉजिटिवली काम करते हैं, कुछ नेगेटिवली काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ अल्टीमेटली, इसी के अंदर फिल्ट्रेशन होनी है। जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जितना भी होगा उतना फिल्ट्रेशन करवाएगा। तो बच्चे ये होता है बराबर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर हो सकता है ना, अगर ये दो प्रेशर नहीं होंगे, बट ये दो प्रेशर काम कर रहे हैं ना। अगर ये दो प्रेशर नहीं होते रेजिस्टिंग, तो इतने प्रेशर के अंदर हमारे पास फिल्ट्रेशन होती, बट हमारे पास अब ये भी काम कर रहे हैं बट नेगेटिवली। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के अंडर फिल्ट्रेशन होगी, ये भी फिल्ट्रेशन करवा रहा है, बट ये दो प्रेशर फिल्ट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दूसरा भी रेजिस्टिंग प्रेशर है जो अगेन नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है CHP। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस BCOP प्लस CHP, तो ये है हमारे पास इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 60 mm ऑफ Hg, उसमें से कितना माइनस करना है, एक BCOP का यानी कि 30 mm ऑफ Hg, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 20 mm ऑफ Hg, तो कितना हो गया ओवरऑल इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mm ऑफ Hg। यानी कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन होती है वो ओवरऑल इनको इंक्लूड करके होती है, यानी कि 10 mm ऑफ Hg प्रेशर के अंदर, इतने प्रेशर के अंदर होती है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली भी कुछ चीजें काम करती हैं जो फिल्ट्रेशन को नहीं होने देती। अगर ये प्रेशर नहीं होते तो फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा रेट पे हो जाती, बहुत ज्यादा रेट पे, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए, रोकने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए ये प्रेशर्स भी है, रेजिस्टिंग प्रेशर्स, ठीक है। तो अगर सारा वाटर फिल्टर हो जाता तो ब्लड को आगे मूव करने में दिक्कत होती, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन फिल्टर नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास कुछ प्रेशर्स जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान काम कर। तो बच्चे अब हमें बात करनी है कि कौन कौन सी चीजें जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में फिल्टर होके आएंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर के अंडर फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में एंटर कर जाता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है
इसके अंदर हमारे पास वेस्ट भी होगा, वेस्ट मटेरियल में यूरिया होगा, स्लाइट अमाउंट ऑफ अमोनिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिनिन होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट लेकिन यूरिया का होता है बेटा, यूरिया, बिल्कुल स्लाइट अमाउंट ऑफ अमोनिया, मतलब आप नेग्लिजिबल एस्पेक्ट में लगा लो, वो भी फिल्टर हो जाता है, उसे हम रख नहीं सकते बेटा। स्लाइट अमाउंट ऑफ अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट है हमारे लिए। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन, ये बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ वाटर भी फिल्टर होगा, और इस बल्क अमाउंट ऑफ वाटर के साथ कुछ यूजफुल मटेरियल जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो भी फिल्टर हो जाएगा। तो यूजफुल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बेसिक मिनरल आयंस, ये सारा कुछ फिल्टर हो जाएगा। अब सोचो, इतना ठीक है, स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर होता तो भी एक्सेप्टेबल था, तो साथ में बचे, पर बल्क अमाउंट ऑफ वाटर और यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो रहे हैं। बट एक्चुअली अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ब्लड जो है हमारा किससे बना होता है? प्लाज्मा प्लस सेल्स और कॉर्पसल्स, इसी से बना होगा। तो सेल्स और कॉर्पसल्स जो है वो फिल्टर नहीं होते बेटा, उनका साइज बड़ा होता है इनके पोर साइज से। लेकिन बच्चे प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होंगी? वेस्ट मटेरियल, बल्क ऑफ वाटर, यूजफुल सब्सटेंसेस एंड प्रोटीन्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो मतलब नियरली हमारे पास पूरा प्लाज्मा ही फिल्टर हो जाता है ना। तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ये पूरा फिल्टर हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एक्चुअली प्लाज्मा माइनस प्रोटीन है, ठीक है। तो बच्चे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को नॉन प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा भी कह सकते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, ठीक है, अनप्रोटीनाइज्ड और डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, ठीक है। सो डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा कहा जाता है। मतलब हमारे पास जो फिल्टर होकर आया एक्चुअली वो ब्लड का पूरा प्लाज्मा पार्ट है, लेकिन प्लाज्मा में डिसॉल्व प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, जो हमने इनिशियली बात भी किया है ब्लड की कंपोजिशन में। तो बच्चे वो तो फिल्टर नहीं हुआ, बाकी सब कुछ फिल्टर हो गया। तो मतलब हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर होकर, वो एक डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा है। और मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान इतना इफेक्टिवली प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है, वो भी विदाउट प्रोटीन्स। इस चीज का ध्यान रखते हुए कि प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ब्लड में ही है, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। सो प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि इस दौरान हमारे पास पूरा का पूरा प्लाज्मा फिल्टर हो जाएगा, बट वो प्लाज्मा जो है उसमें प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। अब बचे कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो कितना बनेगा, कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो हमारे पास पर मिनट फिल्टर होके आता है नेफ्रॉन से, ठीक है, दोनों किडनीज में। तो उसके बारे में अब बात करेंगे। तो बच्चे अब हमारे पास सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्लड कंसंट्रेशन की, जो एंटर करता है किडनी में, ठीक है। तो ब्लड which enters each kidney and that too per minute जो है
वो कितना ब्लड एंटर करेगा? 1250 ml पर मिनट। इतना ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए किडनी में एंटर करेगा। ठीक है। अब बच्चे हमने ये चीज पढ़ी थी कि ब्लड में हमारे पास 60% नियरली प्लाज्मा होता है ना, 60 to 65%। तो उस एवरेज के हिसाब से लगाएं तो इस ब्लड में प्लाज्मा कितना होगा जो एंटर किया? ब्लड कितना एंटर कर रहा है पर मिनट? इतना 1250 ml। ठीक है। तो ब्लड से तो हमें, पूरे ब्लड से तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड में सेल्स और कॉर्पसेल्स भी होते हैं और वो प्रोटीन भी होंगे जो प्लाज्मा का हिस्सा है। हमें बात करनी है सिर्फ प्लाज्मा की, क्योंकि प्लाज्मा ही फिल्टर होगा ना, प्लाज्मा की ही फिल्ट्रेशन होगी क्योंकि वेस्ट मटेरियल उसी में है। तो बच्चे इस डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा को फिल्टर करने के लिए कितना प्लाज्मा पर मिनट एंटर कर रहा है? पूरा ब्लड इतना है, तो इसके 60 to 65% का एवरेज निकालें तो बच्चे वो हमारे पास होगा नियरली 650 ml। ठीक है, ईच किडनी पर मिनट। तो बच्चे जो प्लाज्मा का फ्लो है हर किडनी में पर मिनट के हिसाब से उसे रेनल प्लाज्मा फ्लो कहा जाता है। तो रेनल प्लाज्मा फ्लो कितना हुआ? रेनल प्लाज्मा फ्लो हुआ 650 ml पर मिनट। तो मतलब पूरे ब्लड में जितना वो एंटर कर रहा है सिर्फ इतना अमाउंट हमारे पास नियरली फिल्टर होना है। ये आएगा फिल्टर होने के लिए, ये एलिजिबल है, इतना अमाउंट, इतना ml पोर्शन जो है 650 ml पोर्शन है वो एलिजिबल है फिल्ट्रेशन के लिए। और यही अमाउंट जो है ये प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का, वो पार्ट जो कि ब्लड का एंटर कर रहा है किडनी में उसका पार्ट है। ठीक है। तो ब्लड में से हमने अब इसको सेल वाले पोर्शन को निकाल दिया बाहर, हमने सिर्फ प्लाज्मा को कंसीडर किया क्योंकि फिल्ट्रेशन सिर्फ इसी का होना है। तो बच्चे अब बच्चे प्लाज्मा में से, प्लाज्मा जो है वो एंटर किया था, सब कुछ तो फिल्टर नहीं होगा, 100% तो फिल्टर नहीं हो जाएगा वाटर, है ना, कुछ ही अमाउंट फिल्टर होगा। क्योंकि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के दौरान हमने पढ़ा 2 रेजिस्टिंग प्रेशर थे जो फिल्ट्रेशन को रोकने की भी कोशिश कर रहे थे। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जरूर रिलीज होगा और वो होगा फिल्ट्रेट which enters Bowman's capsule per minute is 250 ml per minute। ठीक है। तो बच्चे हमारे पास नियरली 125 ml जो है वो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है बोमन्स कैप्सूल में, एंड दिस filtrate is called as, this filtration rate is called as glomerular filtration rate। क्योंकि पर मिनट में हमारे पास कितना फिल्ट्रेट यानी कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में एंटर किया है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब फिल्ट्रेट और glomerular filtrate which enters Bowman's capsule per minute and the amount is 125 ml per minute। तो इतना ब्लड पर मिनट किडनी में एंटर कर रहा है, उस ब्लड में से उस पर मिनट जो एंटर कर रहा है ब्लड, उस ब्लड में से इतना उसमें से प्लाज्मा होगा 650 ml और उस इतने प्लाज्मा में से पर मिनट इतना फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करेगा। तो रेनल प्लाज्मा फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये हमारे पास 2 एस्पेक्ट हैं। ठीक है। तो बच्चे हमारे पास नियरली, अगर आप इस हिसाब से लगाओ, हम पर मिनट के हिसाब से लगा रहे हैं ना, पर मिनट के हिसाब से सब कुछ फिगर आउट कर रहे हैं कि हमारे पास पर मिनट में इतना ब्लड एंटर किया, उसमें से रेनल प्लाज्मा फ्लो इतना है। ठीक है। तो बच्चे हमारे पास इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो हमें ऑब्टेन होगा।
पर बच्चा अगर इसको हम पर डे के हिसाब से देखें तो पर डे के हिसाब से अगर हम फिगर आउट कर पाए तो हमारे पास नियरली 1800 लीटर्स ऑफ ब्लड पूरे दिन में सर्कुलेट होता है। ठीक है, एक बार वो फिल्टर होके गया, फिर दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, बार बार फिल्टर होने आएगा। तो मतलब 1800 लीटर जो है वो ब्लड एक बार में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे मतलब हमारे पास जो पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास 180 लीटर फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है पर डे। अब सोचो इतना पानी, इतना फिल्ट्रेट हम अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाना? इतना, इससे डबल वाटर जो है हमें टेकअप करना पड़ेगा ताकि ब्लड में वाटर कंसंट्रेशन हम मेंटेन कर पाए, टिश्यू में वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाए, अगर ये पूरा का पूरा बाहर रिलीज होता तो इतना फिल्टर होता है जिसमें से मैक्सिमम जो है वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट जिसके दौरान इतना लीटर वाटर जो है वो फिल्टर होकर आता है, यानी कि अब मैं बताऊं तो हमारे पास नियरली 178.5 टू 179 लीटर वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब भी होता है पूरे प्रोसेस के दौरान। मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो पर डे पास होगा बस। तो सोचो कितना बल्क ऑफ वाटर फिल्टर होता है और कितना रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस हुआ जिसके दौरान प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है थ्रू वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होने के बाद एंटर कर जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। लेकिन वो प्लाज्मा जो फिल्टर होता है उसे डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन पार्ट नहीं होता, जबकि वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है पर उसमें प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन हमारे पास इतने प्लाज्मा की होती है पर मिनट, इतना प्लाज्मा हमारे पास पर मिनट एंटर करता है और इतने में से हमारे पास इतना फिल्ट्रेट यानी कि 125 ml फिल्ट्रेट जो है वो पर मिनट फिल्टर होगा, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। और मतलब अगर पर डे के हिसाब से बात करें तो 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करेगा। ठीक है, तो बच्चे ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रेशर के अंडर जिसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है। वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंडेंट था हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे। जो प्रेशर हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर था 60 mm ऑफ Hg का, और बाकी दो प्रेशर्स यानी कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये दोनों रेजिस्टिंग प्रेशर थे। रेजिस्टिंग प्रेशर जो फिल्ट्रेट को रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे, जिसमें से BCOP 30 mm ऑफ Hg एंड CHP 20 mm ऑफ Hg। तो मतलब हमारे पास 50 mm ऑफ Hg प्रेशर जो है वो सब्सट्रैक्ट हो गया टोटल प्रेशर में से, टोटल ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से। और अल्टीमेटली वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसके अंदर ये सारा फिल्ट्रेशन हुआ वो है 10 mm ऑफ Hg। तो ये है कंप्लीट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास।